आवाज विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और विशेष में इस समय हमारे साथ है डॉक्टर सुरेश माने, जो बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष है। लेकिन आज आपको बता दें कि आज है 15 मार्च और 15 मार्च ये होता है बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम जी का जन्म दिवस। अब आपको बता दें कि एक वो दशक जो कि बीती सदी का अंतिम दशक यानी कि 1990 से 2000 तक का वक्त भारतीय राष्ट्रीय राजनीति के परिदृश्य में अगर जिस व्यक्तित्व ने सबसे बड़ी हलचल मचाई वे रहे मान्यवर कांशीराम जी। लेकिन मान्यवर कांशीराम जी के जीवन के केवल राजनीति एक पहलू नहीं रहा, उनके जीवन के कई पहलू हैं और इन सारे पहलुओं से आज उनके जन्म दिवस पर परिचित होंगे। उन्हीं के उस पौध से निकले हुए उस उत्पाद से जिनका नाम है डॉक्टर सुरेश माने, क्योंकि बहुजनवादी आंदोलन से जितनी लीडरशिप इस वक्त में हमें दिखाई देती है उस लीडरशिप में एक सशक्त लीडरशिप है डॉक्टर सुरेश माने की। हम समझेंगे डॉक्टर सुरेश माने से कि मान्यवर कांशीराम जी बहुजनवादी आंदोलन को किस तरह सींचते हैं। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस बहुजनवादी आंदोलन का इस समय एक आंदोलन के रूप में जो चर्चा होती है उस आंदोलन की एक उपज आप भी है। हम समझेंगे कि डॉक्टर सुरेश माने कब इस बहुजनवादी आंदोलन के इस दौर से जुड़ते हैं और मान्यवर कांशीराम जी को वे कैसा समझते हैं। सबसे पहले आवाज इंडिया का शुक्रिया करना चाहूंगा, क्योंकि आज जो बहुजन नायक जैसा आपने कहा कांशीराम साहब का ये 89वां जन्मदिन है जी। इस जन्मदिन के मौके पर जो भी बहुजन आंदोलन के बहुजन विचारधारा के समर्थक है उनको शुभकामनाएं। और जैसा आपने पूछा कि भाई इस आंदोलन के साथ काफी देश के कोने कोने में लोग जुड़े जी, उसमें से उसी फेज में मैं भी एक रहा। और मैं तो एक छात्र अवस्था में 1981-82 के दरमियान, मतलब बीएसपी के जन्म के लगभग 4-5 साल बाद, बहुत पहले जब या उससे पहले जब कांशीराम साहब की मूवमेंट बामसेफ से DS4 में ट्रांसफॉर्म हो रही थी। अच्छा। और एक नॉन पॉलिटिकल नॉन एजुटेशनल विंग का फेज पूरा होने के बाद वो जब एजुटेशनल फेज की तरफ वो शिफ्ट हो रही थी, उसका नाम है DS4 या फेज हम उसको कहते हैं। तो उसी दरमियान जो भी देश के कोने कोने में बहुत सारे छात्र इस आंदोलन की तरफ आकर्षित हुए गए, उसी में मैं एक रहा। हालांकि मैं तो मुंबई जैसे सिद्धार्थ विहार जैसे दलित प्रांतर के अड्डे में रहता था। अच्छा। इसके बावजूद भी महाराष्ट्र की दलित लीडरशिप मुझे उतना आकर्षित नहीं कर पाई जितना कांशीराम का व्यक्तित्व रहा या उनका वो क्या बात थी सर कि जिस बात ने आपको आकर्षित किया। इसका कारण था कि एक तो महाराष्ट्र की एक लंबी पार्श्वभूमि बाबा साहब जाने के बाद नाकामयाब आंदोलन की रही। मतलब वो 64 के बाद का जो हिस्सा देखे या फिर 64 के पहले का भी देखे, एक पोस्ट अम्बेडकर जो भी पीरियड है 56 के बाद या 60 के बाद वाला या 65 के बाद, तो एक नाकामयाबी का बड़ा लंबा दौर रहा जिसका परिणाम महाराष्ट्र में देखने मिला। फिर उसमें थोड़ा बहुत एरप्शंस दलित पैंथर का वगैरह आ गया, लेकिन वो भी 1-2 साल से ज्यादा नहीं है। इसके लिए जो विचार करने वाला जो एक नया युवा हॉस्टल कल्चर से बाहर निकल रहा था। एक बात है आप ध्यान में रख ले कि 80-90 के दरमियान जो हॉस्टल के लड़के जो बाहर निकले वो थोड़े सोच समझकर वो सारे हॉस्टल फिर चाहे औरंगाबाद से निकले या मुंबई से निकले या फिर महाराष्ट्र से निकले, पूरे देश में निकले। देश में। अच्छा। क्योंकि एक तो वो इमीडिएट पोस्ट अम्बेडकर आंदोलन के बाद सेकेंड जनरेशन थी और सेकेंड जनरेशन में कास्ट अनटचेबिलिटी, विलेज में एक्सप्लॉयटेटिव मैकेनिज्म, इसका एक डीप रूटेड सेंस ऑफ अवेयरनेस है ना, वो उन लोगों में था। इसलिए उस समय की जो जनरेशन है वो 5 स्टार कल्चर के बच्चों की नहीं रही। अच्छा। मतलब सफरिंग क्लास के बच्चों की रही, चाहे गांव में हो कहीं भी हो या लेबर क्लास के बच्चों की हो। इसलिए उनमें एक थोड़ी एक अवेयरनेस लेवल ज्यादा होने के कारण
जो सोच विचार करने वाले लोग तो उनके लिए कांशीराम जी एक मैग्नेट के रूप में उभरे। वो क्या बात रही होगी? आपने तो कांशीराम साहब को जब पहली बार देखा होगा, आपको क्या लगा कि मतलब वो कौन-सी बात थी जो आपको आकर्षित कर गई? एक मतलब उनके व्यक्तित्व की एटी बात या फिर एटी उनकी सोच की बात? एक तो अ, कांशीराम जी को नजदीक के देखने के पहले मैं उनके साथ मूवमेंट के साथ जुड़ गया, बिना देखे। हुँ, हुँ। मतलब ये आइडियोलॉजिकल लिंकेज थी। तो ये वैचारिक लेवल पे हुँ, एक लिंकेज थी। और उसी वक्त में मैंने मराठी में एक आर्टिकल लिखा था कि महाराष्ट्र के जो नेता अम्बेडकराइट मूवमेंट चलाते हैं उसमें बहुत फ्लॉज है, बहुत डिफिकल्टीज है, हुँ। डायरेक्शन लेस है। लेकिन ये एक आदमी इसको सही डायरेक्शन लेने की तैयारी कर रहा है। ये उस वक्त मैंने स्टूडेंट अवस्था में होने के बावजूद भी वो जो साहिब कांशीराम जी एक प्रॉपर राइट डायरेक्शन के साथ जो आगे बढ़ रहे थे, वो क्या आइडियोलॉजी थी? एक्चुअली उस वक्त ज्यादा 82 में ना उनको उतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली थी। ज़ाहिर-सी बात है, वो तो अ, शुरुआत थी उनकी। जो भी थोड़ा बहुत चंडीगढ़ का मानसिक का अधिवेशन हुआ थर्ड, हुँ, हुँ, मतलब कांशीराम साहब के जिंदगी में 3 ही बामसेप के अधिवेशन हो गए। हुँ। उसमें एक नागपुर, एक दिल्ली और तीसरा चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ के बामसेप के अधिवेशन ने ही थोड़ी बहुत राजनीतिक हलचल मचाई थी, क्योंकि उसमें कांशीराम ऑर्गेनाइजर थे, पासवान चीफ गेस्ट थे, कर्पूरी ठाकुर चीफ गेस्ट थे। अच्छा। तो बड़े-बड़े नेताओं का उसमें आना-जाना हुआ। और बहुत सालों के बाद एक नीले झंडे का आंदोलन चंडीगढ़ जैसे पंजाब के नजदीक, वैसा एक वो दिखाई पड़ा, तो उसकी चहल-पहल तो उस वक्त हुई थी। लेकिन पढ़ने लिखने वाला जो तबका था उनके लिए कांशीराम जी का उस वक्त का जो ऑपरेस इंडिया मैगजीन चलता था, हुँ, हुँ। हालांकि वो अंग्रेजी में था, क्योंकि वो फोकस पढ़े लिखे लोगों के ऊपर होने के कारण वो अंग्रेजी में था। हाँ। तो वो उसको मैं पढ़ता था। तो ऑपरेस इंडिया का प्रभाव रहा। और उसी दरमियान मुझे लगता है 82-83 का जो DS4 का अखंड भारत का जो साइकिल मार्च पहला चला, हुँ, हुँ। मुझे लगता है बाबा साहब के बाद पूरे देश में बहुजन राजनीति या अम्बेडकरी विचारधारा या ट्रांसफॉर्मेटिव पॉलिटिक्स के साथ जोड़ने का सबसे बड़ा ये कदम था। ये 83 का अखंड भारत का साइकिल मार्च था, श समता और स्वाभिमान के लिए हुँ, अखंड हुँ। साइकिल मार्च। क्या इस तो मार्च का हिस्सा आप भी बने थे? या मैं मुंबई से नासिक तक उस वक्त में हिस्सा बन गया था। हुँ, हुँ। अ, साइकिल ही इस्तेमाल थी, तब ज्यादा सर कोई साधन नहीं थे। क्या हम इस वक्त में इस बात पर कुछ सोच सकते हैं कि जिस वक्त में मान्यवर कांशीराम जी ने उनके आंदोलन की शुरुआत की, जैसा कि आपने कहा कि वो समय जब बाबा साहेब निवृत्त हो चुके थे 1956 के बाद का वक्त, और एक ये स्थिति दिख रही थी कि भाई कहीं कुछ नहीं है। आपको क्या लगता है कि क्या ये वक्त भी ऐसा है? ये दौर भी ऐसा है? हाँ, बिल्कुल समांतर अवस्था आ गई है। हालाँकि कांशीराम जी के समय में नॉर्थ इंडिया में शेड्यूल कास्ट में जगजीवन राम थे, हुँ, हुँ। पासवान थे, 65 तक संघप्रिया गौतम थे, बुद्धप्रिया गौतम थे। मतलब नॉर्थ इंडिया में तो काफ़ी लीडर दिख लेकिन रहे थे। बावजूद इसके कांशीराम जी नॉर्थ इंडिया में हाँ, इसको खड़ा कर पाए। इसके इसके बावजूद कांशीराम जी ने जो एक आइडियोलॉजिकल बेस बनाकर एक साइलेंट रिवॉल्यूशनरी की तरह से और एक सोच और समझ के साथ, देखो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कांशीराम जी के व्यक्तित्व का, कि बेसिकली ही वाज अ थिंकर, डीप रूटेड थिंकर। हुँ। और लीडर एक बहुत बढ़िया थिंकर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं भी बहाव में आकर अपनी नीति बनाता है या बकबक करता है, ऐसा लीडर कभी होता नहीं। जो आजकल वो ऐसे दिखते हैं अपने को जिनकी बाजार में भरमार पड़ी है। लेकिन कांशीराम जी में ये बात थी कि वो एक कांशीराम जी थिंकर भी वाज थे अ और एक लीडर डीप भी थे। डीप रूटेड थिंकर थे। अच्छा। और इसलिए उनकी प्लानिंग प्रोसेस, उनकी थिंकिंग करने की प्रक्रिया और आंदोलन चलाने की टेक्निक, इसमें एक मूलभूत फर्क है, फंडामेंटल फर्क है। और इसलिए उन्होंने अपने ताकत के हिसाब से आंदोलन को उत्तेजित किया, हुँ। उसको एग्रेसिव फॉर्मेट में भी लाया। तो जैसे जैसे ताकत बढ़ती है वैसे अपने आंदोलन को ज्यादा एक एग्रेसिव रूप देना, फिर एजेंडा का हो, फिर रणनीति लेवल का हो। तो ये उनकी एक डीप रूटेड है। अच्छा, एक एक और बात उसमें एक जी। बड़ा और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सिस्टम के साथ लड़ते वक्त हमारे हथियार सिस्टम को सूटेबल नहीं होने चाहिए।
इसलिए उन्होंने अनकन्वेंशनल मेथोडोलॉजी शुरू की। अच्छा। अनकन्वेंशनल मेथोडोलॉजी का एक पहला पहलू होता है कि किसी भी रेडीमेड नेता को नहीं लेना, क्योंकि रेडीमेड जो नेता होते हैं उनमें कन्वेंशनल थिंकिंग, रणनीति, टेक्निक, पॉलिटिक्स ये डीप रूटेड होती है। इस मामले में महाराष्ट्र में बाल ठाकरे भी हमें ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि उसने भी किसी बड़े नेताओं को अपने पार्टी में नहीं लिया। और कांशीराम जी ने भी अपने उस समय के बहुत आना चाहते थे, लेकिन उनको नहीं लिया। उन्होंने अपने इसमें अपने मूवमेंट से प्रोडक्ट्स बनाए। अच्छा, लेकिन एक बात तो ये भी देखी गई सर कि जैसे साहब कांशीराम जी उनके संगठनों के नाम रखे उन्होंने, तो बामसेफ नाम रखा, मतलब एक एब्रिविएशन बनाते हैं वे अपने एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन का, जैसे बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज एम्प्लॉइज फेडरेशन, उसको बामसेफ बना देते हैं। वे फिर DS4 बनाते तो दलित शोषित समाज संघर्ष समिति, इस तरह से। तो इसके पीछे का क्या मैकेनिज्म है, कुछ समझ पाए आप? ये इसका पीछे का मैकेनिज्म यही है कि कांशीराम जी एक चिंतक होने के नाते उन्होंने पहला डायग्नोसिस किया, साइंटिफिक सिस्टमैटिक डायग्नोसिस किया। वो डायग्नोसिस क्या था कि बाबा साहब के जाने के बाद, बाबा साहब के कहने के बाद, लेफ्टिनेंट को कहने के बाद कि भाई ये जो आंदोलन है यही रुकने दो, नहीं चलता है आगे तो, लेकिन पीछे नहीं जाने देना, ये जो मैसेज था उसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने पूरे ऑल इंडिया के सिनेरियो को डायग्नोसिस किया। तो ये अम्बेडकराइट मूवमेंट का राइज एंड फॉल, जिसको उन्होंने चमजाइज किताब में बिल्कुल एक डायग्राम के रूप में दिखाया है। जी जी जी। कि हम कौन से स्टेट में कहाँ तक पहुंचे, फिर नीचे कैसे आ गए, पंजाब में कैसे थे, महाराष्ट्र में कैसे थे। तो ये एक सोच का परिणाम है। एक चिंतनशील व्यक्ति, एक स्टूडियस कैरेक्टर होता है, वही ये करता है। ये कोई ऐसे हल्ला गुल्ला मचाने वाले लीडर का काम नहीं है। तो उन्होंने राइज एंड फॉल ऑफ अम्बेडकराइट मूवमेंट को एक सिस्टमैटिक तरीके से समझा, और फिर फॉल होने के कारण क्या है। तो फॉल होने के कारण एक कमिटेड लीडरशिप नहीं है, कैपेबल लीडरशिप नहीं है, अपने खुद के साधन नहीं है, इसलिए अम्बेडकर नेता बिकते हैं, कार्यकर्ता बिकते हैं, संगठन बिकते हैं। ये सब डायग्नोसिस करके फिर जितने भी डिफेक्ट उनको सामने आए, उसमें से एक कैडर होना चाहिए पार्टी संगठन के लिए भविष्य में। तो कैडर कंसेप्ट तो कांशीराम जी ने डेवलप की ना। बाबा साहब के समय में बाबा साहब बेचारे अकेले क्या क्या करते हैं। उन्होंने सिर्फ सोचा था कि एक पॉलिटिकल लीडरशिप का ट्रेनिंग होना चाहिए, वो सेंटर भी बनाने की बात कही थी, लेकिन वो बेचारे अकेले क्या करते। लेकिन कांशीराम जी ने उसको इस रूप में आगे बढ़ाया, उसको प्रैक्टिकल लाया। देखो इसमें एक है कि बाबा साहब के बहुत सारे जो आधुनिक सपने रहे उसको रियलाइज करने में कांशीराम का बड़ा रोल है। मतलब प्रैक्टिकल रूप में, जैसे ये आगरा का 18 मार्च का 1956 का भाषण है। मुझे पढ़े लिखे लोगों ने ये जो धोखा दिया, मैं चाहता था कि ये पढ़ लिख कर समाज में आएंगे, कांशीराम जी ने उसी पढ़े लिखे लोगों को इस्तेमाल किया जो वामसेफ है। मतलब पढ़ा लिखा तबका समाज में काम नहीं आता है। ये बाबा साहब का जो दुख था, दर्द था, उस दुख दर्द का मिटाने का काम कांशीराम जी ने किया। सारे पढ़े लिखे बाबुओं को वामसेफ में लाया, मेजॉरिटी तो लाए, वो एक हिस्सा हो गया। दूसरी बात, विमेन, स्टूडेंट और यूथ, इनका सिस्टमैटिक उपयोग DS4 के समय में किया। इसलिए कांशीराम की जो रफ्तार है भारतीय राजनीति में, वो इतनी तेजी से क्यों है कि कुछ लोगों को समझ में नहीं आता। क्या इसमें मीडिया का भी कुछ रोल रहा? मतलब जो स्वयं उन्होंने या तो फिर वो तो काफी लेट वाली फेज है। अच्छा, एक्चुअली कांशीराम जी को मीडिया के लेकिन ऑफिस में मीडिया तो उन्होंने बहुत पहले शुरू कर लिया था। हाँ, लेकिन उसको मीडिया जैसे हम नहीं कह सकते थे, क्योंकि वो बहुत लिमिटेड था। फिर अपने मेंबर के लिए ही था, कोई मास लेवल पे नहीं था, पब्लिक के लिए नहीं था। मीडिया के नजर में कांशीराम जी 1987 में, तब वो ब्लिट्स नाम का जो हिंदी था ना, ऋषि करंजिया बॉम्बे के चलाते थे, तो ब्लिट्स में इलस्ट्रेटेड वीकली, ये इलस्ट्रेटेड वीकली में पहली बार कांशीराम जी मीडिया के सामने आए। मतलब 87 काफी लंबा फेज है। 84 पार्टी बनती है, फिर 85 में यूपी के इलेक्शंस होते हैं, कई जगह कांग्रेस के डिपॉजिट गायब होते हैं, फिर बाई इलेक्शंस होते हैं उत्तर प्रदेश में, और बाई इलेक्शंस में बीएसपी बड़े पैमाने पे परफॉर्म करती है। तब मीडिया के नजर में कांशीराम जाके
नहीं तो जब बीएसपी बनी तो मैं आपको बताता हूँ क्योंकि बनी तब हम सारे लोग लाल किले के सामने, उस वक्त इजाजत थी, वो मैदान में टेंट डाल के हम सारे लोग रुके थे और वही लाल किले के सामने मंच पे जब बीएसपी का ऐलान हुआ तो दिल्ली के पेपरों ने 4 लाइन की न्यूज दी थी कि कोई कांशीराम नाम का चमार है, उसने ये पार्टी बनाई है और जैसे महाराष्ट्र के महार लोग कोई पार्टी नहीं चला पाए वैसे ये भी चमार अपनी पार्टी नहीं चला पाएगा, इस तरह से लिखा था। और यही न्यूज आइटम दूसरे दिन कांशीराम जी ने, वो 3 दिन का अधिवेशन था दिल्ली का, तो जब वो पब्लिश हुआ तो उन्होंने दूसरे दिन मंच पे उन्होंने ये पढ़ के सुनाया था, इसलिए मुझे अभी भी वैसा की वैसा याद है। तो मीडिया ने उनकी शुरू में कोई दखल नहीं लेकिन वे स्वयं मीडिया के प्रति तो गंभीर थे। नहीं, मीडिया के बारे में उनका जो रवैया था वो बाबा साहब का। हम ये समझना चाह रहे हैं कि जैसे उन्होंने स्वयं बहुजन नायक हो, फिर वो बाद वाली फेज है, वो थोड़ी अच्छा। और सशक्तता की अवस्था है। मीडिया इज ए इनएविटेबल, जरूरत है, ये तो फुले बाबा साहब से। लेकिन वो उनकी प्राथमिकता में पहले नहीं था। पहले कैसे, पहले तो साधन ही नहीं थे ना उतने, इसीलिए कांशीराम जी से ये सीखना चाहिए कि मीडिया भले ही आवश्यकता हो लेकिन मीडिया जब खड़ा करते हैं तो चलाने वाले साधन भी चाहिए, मतलब पहले संसाधन खड़ा किए, उसका संसाधन का जो रोल है, क्योंकि मीडिया जब खड़ा करे तो मीडिया पढ़ने वाले भी लोग चाहिए ना, तो उतनी रीच, मास लेवल पे रीच भी होनी चाहिए। इसलिए कांशीराम जी ने बाद में मीडिया तो 18 भाषा में चलाया ना बहुजन संगठक हो, बहुजन नायक हो, बहुजन तंजीम हो, ये तो 18 भाषा में चले। कि कांशीराम जी के पूरे पॉलिटिकल करियर को अगर देखा जाए तो उन्होंने उनके अपने करियर की बुलंदियों को देखा, उन्होंने बीएसपी का चीफ मिनिस्टर बनाया, पूरे देश में बीएसपी का एक अपना प्रभाव खड़ा किया, लेकिन वे कभी किसी राजनीतिक पद पर नहीं रहे। ये क्या खासियत है उनकी? यही तो है कि स्टेट्समैन और लीडर में जो फर्क होता है वो यही है। यही मैंने इसलिए बाल ठाकरे का उदाहरण इसलिए देखा है। देखो, बाल ठाकरे भी किसी पॉलिटिकल पोस्ट पे नहीं था, ठीक है, हमारे आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है, लेकिन चाहे तो बाल ठाकरे भी चीफ मिनिस्टर बन सकता था ना, लेकिन उसने कभी हाथ में नहीं लिया। कांशीराम का भी वही है, जो स्टेट्समैन की भूमिका में होता है उसकी रुचि ज्यादा आंदोलन में होती है, पावर में नहीं होती। उसके लिए पावर माध्यम है, जरूरी है, वो किसी के हाथ में दे देता है कि आप चला लो। इवन पेरियार भी साउथ में देखिए, साउथ में भी पेरियार खुद कई पॉलिटिकल पोस्ट में आए क्या। तो ये जो एक स्टेट्समैन की जो इमेज होती है, चिंतक की इमेज होती है, उसकी ज्यादा रुचि आंदोलन में होती है, ना कि किसी सीएम पीएम के चक्कर में। सीएम पीएम एक एडमिनिस्ट्रेटिव रोल है, एक एग्जीक्यूटिव रोल है, उसकी बहुत सारी लिमिटेशंस होती है, उसकी मर्यादाएं होती है। जैसे मैं मर्यादा में बताता हूँ कि मायावती जब पहली बार सीएम बनी तो उसको भी गांधी के पुतले को पुष्पमालाएं डालनी पड़ी थी, क्योंकि सीएम है। हम लोग भी काफी हंसे थे उस वक्त, क्योंकि जिस गांधी को मायावती इतनी गालियां देती थी उस वक्त, अभी की नहीं मैं कह रहा हूँ, उस वक्त की, तो वो जब पुष्पमाला डाले तो हम और कांशीराम जी हंसते थे कि देखो सीएम होने की ये भी मर्यादा है। तो मतलब वो पॉलिटिकल पोस्ट में कोई आंदोलन के लोग अपने आप को सीमित नहीं कर सकते। इस मामले में पेरियार को भी गहरा से सोचो, पेरियार जी के भी समय में हुकूमत आई थी मद्रास में या तमिलनाडु में, लेकिन पेरियार किसी पॉलिटिकल पोस्ट पे कभी नहीं गए। तो ये मतलब कांशीराम की इसके पीछे मूल सोच ये है कि आप पॉलिटिकल पोस्ट के पीछे भागने वाले बनोगे या ऐसी पॉलिटिकल पोस्ट पैदा करने वाले बनोगे। अच्छा, ये तो उनके ये खास फंडामेंटल सोच है। अच्छा, लेकिन एक बात तो ये भी रही सर कि हम देखते हैं कि जैसे कांशीराम जी ने कैडेट कैंप चलाए, अपने कार्यकर्ताओं को बनाए, लीडरशिप को क्रिएट किए। अब लगभग हर स्टेट में उनके उस वक्त में लीडरशिप रही। उस वक्त में वो जब तक रहे, एक्टिव पार्ट जब रहा उनका पॉलिटिक्स 2002 तक वे बिल्कुल निश्चित रूप से उनका बोलबाला था। यस। लेकिन जब उनका एक्टिव पार्ट खत्म हुआ तो उसके बाद से ये पूरी लीडरशिप भी कमजोर होती गई, उनका ऑर्गेनाइजेशन भी कमजोर होता गया। इसके पीछे क्या खास क्या बात है? देखो, गांधी का बेटा गांधी बन सकता है क्या? बाबा साहब का बेटा बाबा साहब बन सकता है क्या? पेरियार का चेला या बेटा पेरियार बन सकता है क्या? बस बिल्कुल यही बात है।
ये कुदरती है, इसमें हम बहुत ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं, वी हैव टू बी रैशनल। एक आदमी जब आसमान इतनी ऊंचाई छू लेता है तो उसके फैक्ट्री में पैदा होने वाला छुएगा इसकी कोई गारंटी नहीं ना। एक तो उससे भी बड़ा हो सकता है, नहीं तो बिल्कुल कमीना हो सकता है, ये भी है, ये भी है, या बिल्कुल एवरेज भी हो सकता है। ये कुदरती प्रोसेस है यार। इसीलिए कहते हैं ना, मराठी में कहावत है ना, वो बड़े घर में कभी कभी खोटे सिक्के पैदा होते हैं ना, तो ये इस तरह के होता है। इसलिए एक महापुरुष अपनी जिंदगी में जब इतनी बड़ी छलांग मारता है ना, तो बाकी लोगों को वो उतनी छलांग मारना कभी मुमकिन नहीं होता। देखो, सम्राट अशोक अशोक है, अशोक के बाद कोई है क्या? मतलब गुरु गुरु हो सकता है। बुद्ध के बाद आप उसके किसी को कनेक्ट करो, या राहुल को भी आप कनेक्ट करो, कहाँ राहुल नजर आता है क्या? ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इसको हमने समझना चाहिए। हर कोई अपनी हैसियत के मुताबिक, कमिटमेंट के मुताबिक कोशिश मतलब हर कोई अपने अपनी क्षमता के मुताबिक आगे बढ़ेगा। बिल्कुल। तो एक बात अभी हम चलते चलते आपसे ये भी जानना चाह रहे हैं कि जैसे कांशीराम जी ने 15% और 85%, मतलब उन्होंने अपने आंदोलन को खड़ा करते हुए 85% का प्रतिनिधित्व, इस बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने अपने आंदोलन को आगे बढ़ाया। आज इस वक्त में जब हम 2023 में कांशीराम जी को जब याद करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि बहुजनवादी आंदोलन जो है वो राजनीति में अपने पैठ को पुनः खड़ा करने के लिए क्या इसी तरह के फार्मूले के साथ आगे बढ़ सकता है, या फिर उसे नए तरीके से नई चीजों को खोजना होगा या गढ़ना होगा? देखो, हर समय में एक नया तरीका अपनाना पड़ता है, लेकिन बेसिक फाउंडेशन वही रहता है, क्योंकि समाज है ना, वही रहता है। उसकी समस्याएं, प्रायोरिटी बदलती है, वो उतना एक 25% वाला हिस्सा आप उसको रिनोवेट कर सकते हैं, लेकिन 75% बेसिक कंसेप्ट एज इट इज रहता है। जैसे आपका आज का बदलाव आरएसएस का भी रूप देख लीजिए या बीजेपी का रूप देखिए। बीजेपी ने अपना, जो महाजन लोगों की पार्टी थी, अभिजन लोगों की पार्टी थी, उन्होंने ही अपना बहुजन जर्नी शुरू किया। ओबीसी को बड़े पैमाने पर लिया, एससी एसटी को अकोमोडेट किया। इतना ही नहीं तो महाराष्ट्र के रामदास आठवले जैसे लोगों का बोझ वो ढोने में लगे हैं, तो वो अकोमोडेटिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं। कांशीराम जी का भी वो 85 फॉर्मेट वाला जो था, कि वो हमेशा कहते थे कि माय पार्टी द पार्टी ऑफ नेग्लेक्टेड पीपल और नेग्लेक्टेड इश्यूज, जिनको राजनीति में किसी ने पूछा नहीं। इसीलिए बहुजन आंदोलन कांशीराम जी के समय में उभार क्यों लिया? क्योंकि जिसका कोई सरपंच नहीं बनता था, प्रधान नहीं बनता था, उनको मेन स्ट्रीम में लाया ना। आप देखो, बीजेपी उसी माइक्रो लेवल पॉलिटिक्स को दोहरा रही है, इसको हमें समझना पड़ेगा। मतलब कांशीराम जी के उस आंदोलन से, मतलब भारतीय राजनीति को कांशीराम जी ये देकर गए। बाबा साहब के चेले जैसे बाबा साहब को नहीं सुन पाए, समझ नहीं पाए, फॉलो नहीं कर पाए, वैसे कांशीराम की सबसे बड़ी चेली मायावती का ये फेल्यूर है कि वो समझ नहीं पाए। अच्छा, उसको नाम लेने का मेरा मकसद ये है क्योंकि आंदोलन उसके हाथ में दिया कांशीराम जी ने, या गया, इसलिए उसका नाम ले रहे हो। कोई मेरी व्यक्तिगत आकर्ष उसके बारे में नहीं है, लेकिन जिसकी जिम्मेदारी बनती है वो उसको समझ नहीं पाते। आज देखो, जो भी माइक्रो लेवल की छोटी छोटी जातियां हैं, उनको बीजेपी ढूंढ ढूंढ के निकाल रही है। जो कांशीराम जी ने प्रयोग किया था बहुजन आंदोलन में, आज बहुजन आंदोलन इसको नहीं कर रहा है, लेकिन ये बीजेपी वाले जिन्होंने नहीं करना चाहिए, छोटे छोटे जाति के, आज जैसे देखो महाराष्ट्र में जो वडार जाति है, इसका कोई है क्या एक मेंटोर या इंस्पायरर? लेकिन वो ढूंढते निकालते, कोई पहलवान है, कोई आदमी है। ये जो कास्ट एफिनिटी और कास्ट आइडेंटिटी, और उस आइडेंटिटी को आगे बढ़ाना, ये जो बहुजन आंदोलन का एक पहलू था जिसके साथ कांशीराम जी आगे बढ़े। बिल्कुल, इंफीरियरिटी ऑफ द कास्ट, इसको खत्म करके अपनी जाति हमने नहीं पैदा की, ये ब्राह्मणवादियों की देन है, लेकिन इससे हमने अपने आप को बिल्कुल कमीना नहीं समझकर इसी जाति का सहारा लेकर, बाबा साहब तो चाहते थे एनिलेट करे, हम भी चाहते हैं एनिलेट हो जाए, लेकिन जब वो विनाश नहीं होता है तो क्यों ना उसका इस्तेमाल करे। तो वही इस्तेमाल करके जो कांशीराम साहब ने स्ट्रेटेजी मलेशिया के भाषण में
पहली दलित कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल हुई थी, उसमें रखा था। तो ये वही इस्तेमाल करके आ गए। आप बीजेपी देखो कितने भी समरसता में बात कर रही है, आरएसएस कर रही है, लेकिन जाति का प्रयोग तो कर ही रही है। हर एक को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, किसी को भूमिपुत्र कह रहे हैं, किसी को सागर पुत्र कह रही है। मतलब कांशीराम जी का भारतीय राजनीति पर यह प्रभाव आज भी है। बड़ा प्रभाव रहा है, दुश्मनों के ऊपर भी प्रभाव रहा, इतना इन्फ्लुएंस उस आदमी का रहा। यदि आज हम बहुजन आंदोलन को समझना चाहे और आज अगर बहुजन आंदोलन के समक्ष जिन चुनौतियों को देखते हैं, अगर उनका सामना करने की बात की जाए, तो एक बहुजनवादी नेता के रूप में आप कैसा सोचते हैं? पहले मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि देखो, यूपी में कांशीराम जी के तालीम में भी बहुत लोग पैदा हो गए, वो आज भी जिंदा है, राजनीति कर रहे हैं, लेकिन बहुजन आंदोलन छोड़कर। ये एक उनकी कमी। दूसरी, जिसके हाथ में, मायावती के हाथ में जो बागडोर है, उसको अभी बहुजन आंदोलन अपने ही समय में खत्म होने की देखने की तमन्ना, ऐसा लगता है, और वो तमन्ना अपनी पूरी करके रहेगी, उससे वो फुल स्टॉप लगेगा। तीसरा जो मामला है कि जिस कांशीराम जी जिंदा थे, तब उनको जिंदगी भर विरोध करने वाले आज उनका फोटो लेके घूम रहे हैं। मरने के बाद उनको कांशीराम जी महान आदमी लग रहा है, और वो उसकी अभी फोटो लगाने में लगे हैं। मैंने 2 दिन पहले, पिछले हफ्ते उत्तर प्रदेश में था, और बीएसपी के ऑफिस में से सामने गुजरा, तो कांशीराम जी की जयंती जब पहले होती थी धूमधाम में ऑल इंडिया में होती थी, बीएसपी वही करती थी, आज कहीं नजर नहीं आती। इस हालत में जितने भी, मैं ये नहीं कहता कि वो कांशीराम का ही फॉलोअर होना चाहिए, मैं ये सिर्फ कहता हूँ कि अगर वो बहुजन आंदोलन का प्रहरी है, बहुजनों का, हुक्मरानों का राज बनना चाहिए, ये जो फुले शाहू अम्बेडकर की सोच है, या शाहू महाराज फुले शाहू अम्बेडकर, ये जो भी हमारे महापुरुष है, इनकी जो सोच है, तो उनको फिर से नए सिरे से इसकी प्रयास करने चाहिए, जो हम अपने लेवल पे अभी भी करते हैं। जी, 7 साल हो गए, लोग कहते थे नहीं टिक पाएंगे, ये तो भविष्यवाणी है, टिकोगी या नहीं तुम्हारी एफर्ट्स लेवल तय करेगी, सफल होंगे या नहीं तुम्हारी एफर्ट्स लेवल तय करेगी। जब कांशीराम जी ने भी ये जर्नी शुरू की थी, तो बहुत से लोगों ने कहा था ना, इसका कभी एक सरपंच नहीं बनेगा, इसका कभी एमएलए नहीं आएगा, मजाक उड़ाया गया था, लेकिन हुआ ना। तो इसलिए नए सिरे से पहल करने की जरूरत है। आज पूरे देश में बहुजन आंदोलन की बड़ी स्पेस वैक्यूम के रूप में खड़ी है, अवेलेबल है, लेकिन नए सिरे से तौर तरीके बदलकर उसको अपनाने की और आगे चलने की जरूरत है। लेकिन इसमें समाज भी बहुत खोट करता है। जैसे महाराष्ट्र में नागपुर का ही उदाहरण ले ले, नागपुर के कट्टर खुद को कहने वाले रोज बुद्ध की ओर चलो का नारा देकर बुद्ध विहार में जाने वाले, समय पर चुनावी राजनीति के वक्त दूसरी स्टेटस कोई पॉलिटिकल पार्टियां है, कांग्रेस हो और कोई हो, ऐसे पीछे लगती है। और आजकल तो बीजेपी के भी पीछे लगी है। जब नेता लोग लगे हैं तो लोग तो लगेंगे ही। तो ये एक बड़े नए तौर पे, तो मतलब कांशीराम जी दोनों तरफ से और चुनौतियां भी दोनों तरफ से। तो इसलिए फिर कांशीराम जी ने जो DS4 के माध्यम से चमचाएज के खिलाफ का जो नारा दिया था ना, वो आज फिर चमचाएज के खिलाफ नारा बुलंद करने की, बिल्कुल उसी की जरूरत है। हम इस समय बातचीत कर रहे थे डॉक्टर सुरेश माने सर से। डॉक्टर सुरेश माने सर इस समय नागपुर में है, और नागपुर में बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी जो है वो एक बड़ी यात्रा कर रही है बहुजनवादी आंदोलन के जागरण के लिए। और इस जागरण की यात्रा के इस बीच में स्टूडियो में डॉक्टर साहब ने हमसे ये बातचीत की। सर, आप हमारी इस बातचीत में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बने रहिएगा आवाज इंडिया के साथ, प्रोग्राम आगे भी जारी है।